नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा इन्फेक्शियस डिजीजेस के पास पेपर्स में पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा एम और टारगेट ये है कि इन्फेक्शियस डिजीज को गो थ्रू करें पास पेपर से, ट्रांसपोर्ट इन मैन को गो थ्रू करें। इवनिंग सैटरडे संडे आप ट्रांसपोर्ट इन प्लान पढ़ ही रहे हैं और अब आपने मॉर्निंग में एज सुन एज पॉसिबल टैप करना है डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस को। एंड हमारे फरवरी का यही टारगेट, ताकि फरवरी एंड हो तो आपके आउट ऑफ 11 10 चैप्टर्स खत्म हो चुके हों। आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करें कम होगी और फिर हम आपको मर मर के एक चैप्टर में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का वो करा। खैर शुरू करते हैं। व्हाट इज करेक्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस के बारे में क्या बात ठीक है? अब यहाँ पर ABCD के बारे में ऑप्शन दिए। क्या ट्यूबरक्लोसिस वायरस से होता है? खत्म। क्या ट्यूबरक्लोसिस में रैश होते हैं? नहीं होते। इसका मतलब सिर्फ जो चीज कॉमन आ रही है वो क्या आ रही है बेटा? ए आ रही है। क्योंकि ना ट्यूबरक्लोसिस अगर ये होता कि रैश भी एयरबोर्न भी होता और वायरस से भी हो रहा होता तो भी हो जाता। Which of these causative agents, as you can see, these are the questions from past papers. Which of these, बेटा पढ़ लोगे ना तो आसानी लगेगा, समझ आ रही है ना? Which of these causative agents of disease can be transmitted by droplet infection? कौन सी जो causative agent है ये droplet infection से फैल सकते हैं? ड्रॉपलेट्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स के थ्रू। नंबर 1 वाइब्रियो कॉलेरा, नंबर 2 माइकोबैक्टीरियम एंड नंबर 3 मॉर्बिली वायरस। मॉर्बिली वायरस कहाँ था? वेरी गुड। तो मीजल्स क्या फैलता है? मीजल्स कैसे फैलता है? मीजल्स कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट से फैलता है। ये ड्रॉपलेट वाला हो गया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में तो आपने पढ़ा ही है कि वो स्वेट से, स्वेट ड्रॉपलेट्स की कब बेटा क्या कर रहे हो? एयरबॉर्न है तो आपके मुंह से जब निकलने वाली, जैसे कोविड में था, कोविड में तो था ना, तो आपके मुंह से निकलने वाले सलाइवा, स्वेट नहीं सलाइवा, ठीक है। व्हाट अबाउट वाइब्रियो कॉलेरा? वाइब्रियो कॉलेरा ड्रॉपलेट्स में होता है या वो तो फीकल ओरल ट्रांसमिशन ना। फीकल ओरल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि आप फीसिस पास करते हैं और फीसिस पास करते हैं तो वो कंटामिनेटेड वाटर में आते हैं, ड्रॉपलेट्स में थोड़ी आते हैं, हवा में थोड़ी आते हैं। सही है? क्लियर है? बात समझते हो कि नहीं समझते? चलो, What factor would increase the global distribution of malaria? कौन से फैक्टर से ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन मलेरिया की बढ़ेगी? नंबर 1 a fall in annual rainfall। भाई रेनफॉल ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा इकट्ठा होगा, मच्छरों की ग्रोथ ज्यादा होगी। तो कौन सी फैक्टर से ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ सकती है? a fall in annual rainfall। अगर एनुअल रेनफॉल कम हो जाए तो क्या मलेरिया की ट्रांसमिशन बढ़ेगी? कनेक्ट करो कि मलेरिया में चूंकि मच्छरों की ग्रोथ कहाँ होती है? पानी पर। अगर रेनफॉल ही कम हो जाए तो मच्छरों की ग्रोथ भी कम हो जाएगी एज दे ग्रो ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो ये तो गलत हो गया। आगे चलो। एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्या एंटीबायोटिक के यूज का मलेरिया पर इफेक्ट होगा? मलेरिया क्या है? प्लाज्मोडियम। उसके खिलाफ क्या यूज होती है? एंटी मलेरियल। एंटीबायोटिक तो यूज होती ही नहीं है ना, ठीक है ना। ये तो एंटी वायरल कहाँ बेटा? ये प्रोटॉक्टिस्ट होता है ना, इट्स अ प्रोटॉक्टिस्ट प्रोटोजोन होता है। इट्स नॉट अ बैक्टीरिया, इट्स नॉट अ वायरस। इसलिए एंटीबायोटिक का तो कोई रोल यहाँ पर है ही नहीं। फिर रह गया राइज इन ग्लोबल एयर टेम्परेचर्स। हाँ भाई, मच्छर कब ज्यादा होते हैं? गर्मी में कि सर्दी में? गर्मी में। मच्छर कब ज्यादा होते हैं? गर्मी में ज्यादा होते हैं। क्यों? गर्मियों में बारिशें भी बढ़ जाती हैं, हॉट टेम्परेचर की वजह से। आप देखेंगे सर्दियों में बारिश, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से मच्छरों की ग्रोथ के लिए आइडियल टेम्परेचर होता है हैचिंग के लिए। तो जाहिर है अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका मोस्ट लाइकली राइज होगा मच्छरों की ग्रोथ में। इन इंक्रीजिंग इरिगेशन ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। अगर फार्मिंग ज्यादा हो रही होगी तो जो आपके हरियाली है वहां पर भी आसानी से डार्क के अंदर मच्छर ग्रो करते हैं ना भाई। खेतों में चले जाए तो सीधा सीधा है, ये हमने डिस्कशन में किया हुआ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की, लेकिन ना ऐसे होते हैं कि आपने हर एंगल से डिस्कस ना किया हो ना तो आपको कंफ्यूजन हो भी जाती है। चल, और लॉजिक समझनी है। आगे चलो बाजी, कश्मीर में नहीं देखो। The diagram shows some of the pathogens that
छोटा लग रहा है आप लोगों को, बड़ा कर दूं? बहुत ही प्रोजेक्टर का डिस्प्ले मजेदार नहीं है, इतना छोटा डिस्प्ले क्यों होता है बहुत ज्यादा। एक मिनट होल्ड फॉर सेकेंड। So some of the pathogens that cause disease in human and some of the ways they are transmitted. दो चीजें दिखाई हुई हैं, some of the pathogens and the way they are transmitted. सबसे पहले बैक्टीरियम है, प्रोटोक्टिस है, दोनों पैथोजन होते हैं। बैक्टीरियम की एग्जांपल वाइब्रियो कॉलेरा है, टीबी का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और बोवीज है। और प्रोटोक्टिस की एग्जांपल कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोक्टिस। और तीसरा वायरस है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कंटेमिनेटेड वाटर, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटेमिनेटेड वाटर यूजिंग अ वेक्टर का छोटा सवाल है। हाँ जी, कौन सा मेरे ख्याल सवाल होगा, कौन सा किससे फैलता है? जी, बैक्टीरियम किससे फैल रहा है यहाँ पर? कंटेमिनेटेड। कौन सी बैक्टीरिया की बात हो रही है? वाइब्रियो कॉलेरा की। इसी तरह प्रोटोक्टिस किससे फैल रहा होता है? यूजिंग अ वेक्टर। कौन सा वेक्टर यूज कर रहा है प्लाज्मोडियम? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो खंसा। और वायरस किसके फैल रहा होता है? कफ एंड, चाहे वो मीजल का वायरस हो या कोविड का वायरस हो या खुद तुम हो। ठीक है, अब यही उसने पूछा है, विच रो मैच द करेक्ट नंबर ऑफ पैथोजन विद द करेक्ट लेटर फॉर देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कॉलेरा एंड मीजल्स। कॉलेरा और मीजल्स के लिए पूछा है। तो कॉलेरा किससे ट्रांसमिट होता है? कॉलेरा किससे ट्रांसमिट होता है? कंटेमिनेटेड वाटर से। ठीक है, और जो मीजल्स है वो किससे ट्रांसमिट होता है? कफ एंड इससे। तो इसका मतलब है किसको किससे मिलाना होगा? बताइए, वन किसके साथ मैच करेगा? एक्स के साथ। और टू किसके साथ, सॉरी थ्री किसके साथ मैच करेगा? वाई के साथ। वन एक्स के साथ, थ्री वाई के साथ। कौन है आंसर? आंसर बात समझ आई है बेटा? तो इतने कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन क्यों दे रहे थे, ऊपर जा रहे थे? असल मैंने एक ग्रुप को ऑलरेडी ऊपर से कराया था, इसलिए मैं नीचे से स्टार्ट। Which diseases are treated with antibiotics? So antibiotics are only against bacterial disease. No. Is cholera a bacterial disease? Yes. Is TB also a bacterial disease? So answer would be, क्या ख्याल है? चलो, the number of people at risk of contracting malaria has increased due to an increase in distribution of Anopheles mosquito. कहा गया है Anopheles mosquito बढ़ रहे हैं, इसलिए मलेरिया के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। What could be the cause of this increase in the distribution of Anopheles mosquito? कॉज किसका? एनोफिलीज मॉस्किटो का। मच्छरों की ग्रोथ की कॉज क्या हो सकती है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या मच्छरों का कोई ताल्लुक एंटीबायोटिक से है? जो चवल बच्चे बोलेंगे हाँ एंटी, भाई बैक्टीरिया ग्रो करता है ना एंटीबायोटिक से। तो अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी। ड्रग रेजिस्टेंस इन प्लाज्मोडियम। अच्छा, अब देख लीजिए, ड्रग रेजिस्टेंस प्लाज्मोडियम वो पूछ रहे हैं मच्छरों की ग्रोथ क्यों बढ़ रही है। मच्छरों को कौन सा ड्रग दे रहे हो आप तो प्लाज्मा। सवाल है कि व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंक्रीज इन द एनोफिलीज मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम बढ़ने से एनोफिलीज मॉस्किटो क्यों बढ़ेगा भाई? सोचिए, प्लाज्मोडियम, आपको जवाब किस चीज के ऊपर देना है? प्लाज्मोडियम बढ़ने से थोड़ी है, यहाँ मच्छरों की ग्रोथ की बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। एक बिल रह गया है, ये सब चार 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 कर दिए मैंने। अच्छा, पांच थे। अच्छा ठीक ठीक, मैं देखता हूँ। ओके सलाम। हाँ, समझ नहीं आई कि बेटा देखो, ड्रग रेजिस्टेंस इन प्लाज्मोडियम से मलेरिया को ट्रीट करना मुश्किल। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि मलेरिया को डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बढ़ रहा है। सवाल अगर ये सवाल होता कि मलेरिया का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बढ़ रहा है मच्छरों के ऊपर, यहाँ सवाल का क्या पास है? देखो एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो। कौन से स्टेटमेंट है जो मॉस्किटो की ग्रोथ पर इफेक्ट डाल रहा है? तो मेरे बच्चे, ड्रग रेजिस्टेंस इन प्लाज्मोडियम से प्लाज्मोडियम की ग्रोथ पर तो इफेक्ट होगा, मच्छरों पर थोड़ी होगा। नो इफेक्टिव वैक्सीन, ये भी किसके अगेंस्ट होगा? अगर होती भी तो किसके अगेंस्ट होती? प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट। लेकिन मेरे बच्चे, अभी मैंने बताया था, जब राइज इन टेम्परेचर होता है तो मच्छरों की ग्रोथ क्या होती है? लर्निंग है ना बेटा। टॉपिकल इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके कंसेप्ट फाइन ट्यून हो जाए। अभी पीछे आया था ना एक सवाल जिसमें हमने टेम्परेचर राइज की बात की थी, और यहाँ देखो दोबारा वो ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर एक बच्चे ने ढंग से नहीं पढ़ा हुआ, वो ग्लोबल वार्मिंग पे नहीं पहुंचेगा। देखो एग्जाम में कितना कमीना होता है कि वो ऐसे कंफ्यूजिंग सवालों में मोस्ट ऑफ द टाइम जो सही ऑप्शन होता है वो बाद में देता है, और जिस पर ज्यादातर बच्चे धोखा खा सकते हैं वो पहले देता है, ताकि आप
आप एग्जाम की टेंशन में थे, आपने जैसे ही देखा ड्रग रेजिस्टेंस प्लाज्मोडियम, आप भूल गए कि सवाल ये था कि मच्छर कैसे ग्रो कर रहे हैं। आपने कहा हाँ ड्रग रेजिस्टेंस प्लाज्मोडियम से मलेरिया बढ़ेगा। समझ आ रही बात? और जो सही ऑप्शन है वो जाके नीचे दे देता। चलो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन मालूम हो रहा है। साइंटिस्ट स्टडी, अब वहां से नजर आ रहा है ना, साइंटिस्ट स्टडी एंटीबायोटिक पढ़ा था, देयर आर नाउ बैक्टीरिया जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गए। मैंने नाम लिया था, मार्सा का नाम लिया था पढ़ाते में, नहीं लिया? मरसा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, अरे टीबी में पढ़ लिया था, टीबी में कि हाँ जी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो है ना वो स्टेफ ओरियस होता है ये। खैर तो कहता है स्टडीज यूज द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन चिल्ड्रन कॉज्ड बाय वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया बिटवीन 2007 एंड 2015 द परसेंटेज ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस रोज फ्रॉम 0 to 0.2 to 1.5%. What was the percentage increase in the multi drug resistance? कैसे निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज? मैथ फिजिक्स पढ़ी है, कैसे निकालते हैं? 1.5 वेरी गुड, ठीक है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। डिवाइड बाय 1.5 नहीं करोगे, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू करोगे। करो, कितना आ रहा है? 650% बढ़ गया यार, बताओ 650% इंक्रीज हो गया भाई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। इन्फॉर्मेशन तो ठीक ही लिखी है, यानी 650% इंक्रीज हो गया मल्टी ड्रग से रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में। कौन सा बैक्टीरिया? स्टेफ ओरियस, सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो आपको गले वाले के इन्फेक्शन कॉज करता है, चेस्ट के इन्फेक्शन कॉज करता है। इतनी कंफ्यूजिंग भावों से क्यों देख रही हो? बात समझ आ रही है? ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चन था ना बेटा, इसमें तो आपको नहीं पढ़ा होता। इसमें आपको एक डेटा दिया था 2007 से 2015 तक जनाब परसेंटेज इंक्रीज ये आए हैं, तो सॉरी ये परसेंटेज में इन्फेक्शन जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है उनका चांस यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है। अब कह रहा था परसेंटेज इंक्रीज बताएं इसमें कितना। ये तो सिंपल मैथ्स है कि आपने कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज इंक्रीज? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना अभी, प्रैक्टिकल में यूज करते हैं परसेंटेज। यस राइट, प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, जिसमें अगर आप ना आए तो फिर आपको ना नहीं पता होता परसेंटेज। जी चल चले अब वापस आ गए। टीवी तो पढ़ा था ना, चल देखते हैं कितना पढ़ा था। क्या कहा उसने? दिस स्टेटमेंट रेफर टू द डिजीज ट्यूबरक्लोसिस। The pathogen lives inside the human cell, so it is not accessible to immune system. ये जो पैथोजन है ये ह्यूमन सेल्स के अंदर रहता है और इसीलिए आसानी से एक्सेसिबल नहीं होता। दूसरा, the bacterial pathogen reproduces slowly, बहुत स्लो रिप्रोड्यूस करता है। तीसरा, the pathogen is not very sensitive to antibiotics. पैथोजन एंटीबायोटिक से बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, which explains why antibiotic treatment for TB takes long time. एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो हम टीबी के अगेंस्ट करते हैं उसमें ज्यादा वक्त क्यों लगता है? आपको क्या याद है वो बताइए? आपको क्या याद है वो बताइए? पैथोजन इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक, दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑब्वियस। क्यों? कि हमने टीबी में ये बात की है कि टीबी का जो बैक्टीरिया है उसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हम यूज कर रहे होते हैं। शुरू में मैंने बताया था कि स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज होती थी, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया। अब आप यूज कर रहे होते हैं आइसोनियाजिड और राइफैम्पिसिन वगैरह। तो ये तो शो कर रहा है ना कि स्टेटमेंट 3 क्या है, ठीक हो गए। वापस ऊपर आ जाओ, द बैक्टीरियल पैथोजन रिप्रोड्यूसेस स्लोली। जब बैक्टीरियल पैथोजन स्लोली रिप्रोड्यूस करता है तो एंटीबायोटिक से ट्रीट करना उसको मुश्किल क्यों होगा? इम्यून सिस्टम के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो स्लोली ग्रो कर रहा है रिकॉग्नाइज करना डिफिकल्ट होता है। हाँ जी, हाँ टारगेट साइट के अंदर जो मौजूद है तो ये स्लोली रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उसकी एक्टिविटी का अंदाजा इम्यून सिस्टम को नहीं होता, वरना इम्यून ट्रिगर जल्दी हो जाए। क्यों सालों तक इन्फेक्शन रहता है? फिर द पैथोजन लिव्स इनसाइड ह्यूमन सेल। मुझे बताओ अगर कोई चीज ह्यूमन सेल के अंदर रहेगी तो क्या एंटीबायोटिक आसानी से वहां तक पहुंच पाएगी? अगर ह्यूमन सेल के अंदर, एक तो है ना ब्लड में और एक है ह्यूमन सेल के अंदर। टीबी कहाँ ग्रो कर रहा है? लंग के पैरेन्काइमा के अंदर, और बाद में जो लेटेंट टीबी बताया था वो भी ब्रेन के अंदर, जॉइंट्स के अंदर। तो इज इट ग्रोइंग इन द ब्लड? नो, इट्स नॉट इन ब्लड लाइक मलेरिया, इट इज इन इनसाइड द ह्यूमन सेल।
और आप इम्यूनिटी भी तो पढ़ चुके हो, इनसाइड द ह्यूमन सेल होता है, तो हमारे बी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, एंटीबॉडीज कहाँ होती हैं? ब्लड में होती है ना। तो एंटीबॉडीज के लिए एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेल के अंदर छुपा हुआ है, उसको टारगेट करना, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ओनली मैक्रोफेजेस कैन डू दैट और टी सेल्स कैन डू दैट। बोलो। वो तो बनेगा बनेगा, जब स्लो एक्टिविटी होगी तो उसको एपीसी बनाना भी मुश्किल होगा। खुलासा यहाँ पर ये था कि आपने स्टेटमेंट को वेरीफाई करें ना, कि जनाब बैक्टीरियल पैथोजन रिप्रोड्यूसेस स्लोली, यस दैट रिप्रोड्यूसेस स्लोली, और जब स्लोली रिप्रोड्यूस करता है तो उससे क्या होता है मेरे बच्चे, कि इम्यून सिस्टम के लिए डिटेक्ट करना उसे मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद द पैथोजन लिव्स इनसाइड द ह्यूमन सेल, सो इट इज नॉट एक्सेसिबल टू इम्यून सिस्टम, दैट्स आल्सो करेक्ट। ठीक है, तो विच एक्सप्लेन व्हाई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट टेक लॉन्गर टाइम, क्योंकि आपका इम्यून रिस्पांस को सपोर्ट नहीं कर रहा। 1 2 3 है, बिल्कुल है ये रहा। ठीक है जी, आगे चलो। ये फिर मेरे ख्याल रिपीट हो रहा है। द डायग्राम शो सम ऑफ द पैथोजन ब्ला ब्ला, बैक्टीरिया में प्रोडक्ट से पैथोजन, अच्छा नहीं चेंज हुआ, मॉर्बिली वायरस का है, मीजल्स का। मीजल्स का कौन है? मॉर्बिली वायरस। और एक और वायरस कौन सा कराया था मैंने? पैरामिक्सो किसका था? पैरामिक्सो वायरस किसका था? स्मॉल बॉक्स का था बेटा, स्मॉल बॉक्स का क्या कर रहे हो? स्मॉल बॉक्स का था पैरामिक्सो वायरस, मीजल्स का था मॉर्बिली वायरस, इसी तरह एचआईवी का था रेट्रो वायरस। चलो, हाँ भाई, कंटामिनेटेड वाटर है, मस्कीटो बाइट है, कफ एंड स्नीज है, बताओ जल्दी से। वही बात आ गई, बैक्टीरियम। बैक्टीरियम किसके थ्रू आएगा? डब्ल्यू के थ्रू। और मॉर्बिली वायरस कफ एंड स्नीज के थ्रू, और प्रोडक्टिस मस्कीटो बाइट के थ्रू। अब सवाल ये पूछा, व्हाट इज द करेक्ट पैथोजन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर कॉलेरा? कॉलेरा का पूछा, कॉलेरा के लिए 1 किससे कनेक्ट होगा? डब्ल्यू से, यस और नो? कॉलेरा हुआ है आप में से किसी को? कॉलेरा के सिम्टम्स याद है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ कॉलेरा? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ कॉलेरा? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि जब भी तुम्हें डिहाइड्रेशन होगी तो कॉलेरा होगा। चावल वाली बात कर रही हूँ, इतना पढ़ाने के बाद चावल वाली बात। व्हाट, हाउ यू डायग्नोज? क्या था बोलो ना। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिकली राइस वाटर स्टूल, झाग जैसा साव। यार तुम लोग मेजर मेजर बातें भूल जा रहे हो। Is it common to have rice water stool in every kind of diarrhea? No, it's a characteristic symptom. And why rice water stool? Because mucus is shedding off from the small intestine. ऐसे चावल मार के आओगे एग्जाम। चलो, the diagram shows the properties of diseases which shows the properties that are common to tuberculosis and measles. Common to tuberculosis and measles, दोनों में कॉमन है। दोनों बैक्टीरियल है क्या? क्या दोनों बैक्टीरियल है? नहीं। क्या दोनों इन्फेक्शियस है? इन्फेक्शियस डिजीज कॉल्ड बाय पैथोजन। ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स। टीबी और मीजल दोनों एयरबोर्न ड्रॉपलेट से फैलता है। तो क्या कॉमन हुआ बताओ? बी में तीसरा भी आ जाएगा ना? हाँ, ठीक है। ओए ओए, थोड़ा सवाल। चलो भाई, कॉलेरा का आउटब्रेक हो गया भाई, बचाओ बचाओ बचाओ। आउटब्रेक्स ऑफ कॉलेरा, आउटब्रेक्स ऑफ कॉलेरा कॉमनली अकर इन, डू वी नो दैट? रेफ्यूजी कैंप में कॉमनली क्यों होता है? रीजन बताओ, रीजन बताओ। उससे कॉलेरा हो जाएगा? ओवर क्राउडिंग से गधों टीबी होगा। जब आप रेफ्यूजी कैंप में हैं, जो कि नेचुरल डिजास्टर के बाद आया है, इसका मतलब क्या है? सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है तो देयर इज अ हाई चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सीवेज वाटर विद द ड्रिंकिंग वाटर। पानी की भाई कॉलेरा किससे होता है? कंटामिनेटेड वाटर से होता है ना, फीकल ओरल ट्रांसमिशन से। ओवर क्राउडिंग से कैसे होगा? ओवर क्राउडिंग से तो एयरबोर्न इन्फेक्शन फैलेंगे, जैसे कोविड था या जैसे टीबी है। तो वहां क्या होगा, जब पानी में सीवेज मिक्स हो जाएगा तो फिर हाई चांसेस होंगे कि आप पानी वो पी लें, या हाई चांसेस होंगे कि उन पानियों से आपने हाथ धोया, ठीक है, फ्रेश वाटर से, या उसके या सब्जियां धोई वगैरह वगैरह, ये रीजन होता है। तो यही लिखा हुआ है आउट, देखो उसने हिंट भी दिया है ना कि आउटब्रेक्स ऑफ कॉलेरा अकर इन रेफ्यूजी कैंप्स। आउटब्रेक हो गया, नहीं एकदम से डिजीज बढ़ी, सेटअप आफ्टर मेजर नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक। सही है। द लिस्ट
shows some measures that can be taken to limit the spread of cholera. In the preventive measures पढ़े थे cholera के? एक बार इससे पहले कि मैं जलील करूँ, preventive रिपीट करो. कॉलेरा के प्रिवेंटिव मेजर्स लिखे थे? क्या है? लाउडली पढ़ो. Educate and create awareness about disease and its transmission. This of boil H2 or mineral H2. Treat boil water flour with chlorine. Improve sanitation and sanitation नहीं, sanitation. Sorry. Where T or F was similar, sanitation and sewage infrastructure. Wastage, washing vegetables and utensils properly with water. चलो, अब उसने क्या कहा, सवाल क्या पूछा? The list shows some measures that can be taken to limit the spread of cholera. कुछ measures लिखे हुए हैं जो spread of cholera को रोक सकते हैं. अब बोल रहा है, सवाल क्या है? Which feature of these control measures involve an economic factor? अभी को सवाल पूरा ही घूम गया. जो measures हैं वो economic factor include करते हैं. Economic factor मतलब खर्चा इंक्लूड करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा खर्चा. नंबर 1, treating all drinking water supplies with a high concentration of chlorine. Setting up emergency treatment center to isolate cases of cholera and treat them with antibiotics. आप isolation center बनाएं cholera वालों के लिए, उनको treat करने के लिए. Let me read once. Using concentrated disinfectant to clean sewage disposal areas and infected bedding. Health workers visiting regularly to detect cases. Keeping good records of the number of cases and deaths at the treatment center. 5 ऑप्शंस दिए हैं, किस किस में इकोनॉमिकल फैक्टर इंक्लूड होगा. पहले जिसमें नहीं होगा वो रूल आउट कर लेते. किस में? कीपिंग गुड रिकॉर्ड्स फॉर द नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ, इसमें कोई इकोनॉमिक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है. हेल्थ वर्कर्स विजिटिंग रेगुलरली टू डिटेक्ट केसेस. विजिटिंग रेगुलरली इसका मतलब है बाहर से आ रहे हैं. ठीक है. यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन सीवेज डिस्पोजल एरियाज एंड इन्फेक्टेड बेडिंग. डिसइंफेक्टेंट को यूज करें. मुझे बताएं कि कॉलेरा जो है वो कॉलेरा का बैक्टीरिया, व्हाट डू यू थिंक, डिसइंफेक्टेंट को यूज करना how beneficial it would be? Using concentrated disinfectant to clean sewage disposal areas and infected bedding. Options है 1 2 3 4. हमने कौन सा रूल आउट कर दिया? 5 रूल आउट कर दिया ना. एक मिनट, 5 रूल आउट कर दिया ना, तो आसान हो गया ना यार. फिर 1 और 4 कहाँ हुआ? 5 इसमें गया, 5 इसमें गया, 5 इसमें गया. कैसे हुआ देखो. अच्छा देखो 2 और 4 देख लो पहले. हेल्थ वर्कर वाला तो हमने ऑलरेडी एग्री कर लिया. और सेटिंग अप इमरजेंसी ट्रीटमेंट सेंटर, इमरजेंसी ट्रीटमेंट सेंटर सेटअप करने में तो पैसा लग जाएगा ना बहुत ज्यादा. लेकिन ट्रीटिंग ऑल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई विद अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, सेम आइडिया है. और यहाँ पर भी सेम आइडिया है. और क्या हम जब क्लोरीन से ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या ये एक बहुत ज्यादा बड़ा इकोनॉमिकल फैक्टर होता है? आप इसको ऐसे देखो, जब आप वाटर पार्क वगैरह में जाते हो तो स्विमिंग पूल को क्लोरीन से ट्रीट किया हुआ होता है ना. तो डज इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट बाइट ऑफ ट्रीटिंग स्विमिंग पूल विद क्लोरीन? 600-800 के टिकट में आप क्लोरीन का क्लोरीनेटेड वाटर में नहा कर आ जाते हो ना. तो इकोनॉमिकल फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि दैट इन्वॉल्व अ मेजर कॉस्ट. तो क्लोरीन से डिसइंफेक्ट करना, स्मॉल क्वांटिटी कैन बी यूज्ड टू डिसइंफेक्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर. और देखो ऐसे ऑप्शंस में मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ, खासतौर पे एएस के अंदर. ओ लेवल में बच्चे इंतहाई इम्पिच्योर होते हैं, सवाल इतने चैलेंजिंग होते भी नहीं है. एएस में बाज़ दफा क्या होता है, सवाल में लुक वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट, लेकिन इफ यू रूल आउट सम ऑफ द ऑब्वियस वंस यू गेट टू द आंसर. समझ आती है बात? क्योंकि 5 इज नॉट इन्वॉल्विंग इकोनॉमिकल फैक्टर. वंस 5 इज रूल आउट, आपने स्मार्टली देखा एंड देन रीचेक किया कि यार हाँ 2 and 4 इकोनॉमिकल फैक्टर इन्वॉल्व कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? Which feature do the causative agents of measles, malaria, tuberculosis have in common? मीजल कौन है? वायरस है. मलेरिया कौन है? प्रोटॉक्टिस्ट है. एंड ट्यूबरक्लोसिस क्या है? बैक्टीरिया. कौन से फीचर कॉमन है? हाँ भाई, साइटोप्लाज्म. प्रोटॉक्टिस्ट में होगा साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक सेल है. बैक्टीरियल सेल में भी साइटोप्लाज्म होगा.
लेकिन क्या वायरस में साइटोप्लाज्म होता है? अब देखो एक ऑप्शन पता चला तो मैं फौरन से क्या करूंगा कि वायरस में साइटोप्लाज्म, मीजल वाले में क्या होगा, टिक होगा, क्रॉस होगा, क्रॉस होगा। इसका मतलब मेरा आंसर सी और डी में से है। यस और नो? फिर उसके बाद क्या है? द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी एंड सरफेस एंटीजेंस। बताइए, एबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी एंड सरफेस एंटीजेंस। I think the ability to produce ATP is correct. It's common. Does virus produce ATP? एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है? एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है जो बताओ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहाँ होता है मेरे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ग्लूकोज को यूज, जो वायरस क्या ग्लूकोज यूज करता है, वो तो हमारी सेलुलर मशीनरी यूज करता है ना। तो क्या होगा? क्या उसके अंदर एटीपी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होगी? नहीं होगी। वायरस के अंदर एटीपी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं है, तो तीनों में कॉमन नहीं हुआ। और सरफेस एंटीजेंस, व्हाट अबाउट सरफेस एंटीजेंस? सरफेस एंटीजेंस तीनों में होते हैं ना, दैट इज व्हाई इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज। क्या आंसर हो गया? तो चवले नहीं मारना, एटीपी तीनों। यूकैरियोटिक सेल तो उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो तो करेगा। फिर बैक्टीरिया भी करता है, ग्लूकोज है। आपने पढ़ा ना बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, एटीपी प्रोड्यूस होता है ना। लेकिन वायरस एटीपी प्रोड्यूस नहीं करता। वायरस तो आपके सेलुलर मशीनरी को यूज कर मल्टीप्लाई रेप्लिकेट करता है। उसमें सेलुलर प्रोसेस होते हैं और प्रोटीन कोड होता है, एंजाइम्स होते हैं। एटीपी तो है नहीं, तो कॉमन फीचर्स बताने थे। क्लियर है? अब अगर दानियाल एग्जाम में करो तो आप सवाल मार देते तुम एटीपी वाली, साइटोप्लाज्म वाली भी मार सकते थे। ये मैं सुना तुम लोग। और Which two diseases are transmitted by airborne droplets? कौन से दो डिजीज एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से होंगी? हाँ भाई, क्या कॉलेरा होगा एयर से? मलेरिया एंड मीजल्स। मलेरिया किससे होता है? अबे वेक्टर भी कौन है उसका? मच्छर है ना। मीजल एंड ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, मीजल्स भी और ट्यूबरक्लोसिस भी। ओ पेनिसिलिन का एक्शन पढ़ा था। चलो वैसे ही बता दो, मैं छोड़ो उसको। पेनिसिलिन का क्या रोल होता है, कैसे काम करती है पेनिसिलिन? एंटीबायोटिक का लेक्चर किसने लिया है? लिया था आपने एंटीबायोटिक का लेक्चर? सुन चल रहे हो? मीजल समझ नहीं था। मीजल में ऊपर से नीचे तक दाने हो जाते हैं बस, ऊपर से नीचे तक दाने वायरस का इन्फेक्शन है। हाँ, ये तो आखिरी की बात है ना। पेनिसिलिन कर क्या रही? किसमें? सिंथेसिस इनहिबिटर है। आपको याद हो कि जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है और सेल वॉल को वो क्या नाम है, उसने लूज छोड़ा हुआ होता है, उस वक्त वो जब वाटर इनटेक करता है, वाटर करता रहता है और बर्स्ट जाता है। सुना है तुमने कहीं? हाँ हाँ, उसमें भी। हाँ ठीक। चलो अब देखो क्या बोला है। हाउ डज पेनिसिलिन अफेक्ट्स बैक्टीरिया? सब कुछ तो पढ़ा लिया बेटा। इट इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशन। क्या ये डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है? यस, इन्हें इंटरफेयर करता है डीएनए के साथ। पेनिसिलिन का एक्शन एंटीबायोटिक का नहीं, वो एंटीबायोटिक में लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं। क्या कर रहे हो इतनी हेडिंग बाय हेडिंग लिखवाने के बाद तुम लोग? ये इट इनहिबिट ट्रांसलेशन बाय प्रिवेंटिंग ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग टू राइबोसोम। क्या इसका एक्शन कोई राइबोसोम पर है? नहीं। इट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इन ऑफ द एंजाइम इन सेल वॉल। पढ़ा होगा तो चवले नहीं मारोगे ना। ये बाकी तो नॉर्मल है ना वो, बाकी तो वो है मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कैन इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशन और दे कैन इंटरफेयर विद प्रोटीन सिंथेसिस, दे कैन इंटरफेयर विद एंजाइम सिंथेसिस, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन पेनिसिलिन का तो डिटेल एक्शन आपने पढ़ा है, किस पर है? सेल वॉल सिंथेसिस पर। चलो ये कुछ बड़ा सवाल है। The diagram has been used to identify 4 infectious diseases. इन्फेक्शियस डिजीज है, एक वाटरबोर्न है। वाटरबोर्न कौन सी होती है? बोलते जाओ।
वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी होती है? वाटर बॉर्न इज नींद में नशे में चल रहे हो कॉलेरा। नॉट वाटर बॉर्न में वायरस में एयरबॉर्न और नॉट एयरबॉर्न। एयरबॉर्न वायरस कौन सा है? हवा से फैलने वाला वायरस कौन सा है? मीजल्स है। और कौन सा वायरस है जो तुमने पढ़ा है एयरबॉर्न नहीं है? HIV। HIV वायरस तो हवा से नहीं फैलता ना, किससे फैलता है? वो तो लंबी चौड़ी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये वो फलाना ढिमकाना। Which correctly identifies the infectious diseases? इन्फेक्शियस डिजीजेस को 1 2 3 4। अब देखते हैं 1 क्या है? कंफर्म कॉलेरा है। इसका मतलब ये तो गलत हो गए, है ना? जब आपको एक भी ऑब्वियस पता चला, एक भी ऑब्वियस पता चला तो आसान हो गया ना। 1 क्या है? कॉलेरा है, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाए फिर अल्लाह आपका भला करे। 3 क्या था? नॉट एयरबोर्न वाला वायरस HIV था। तो बस आंसर क्या हो गया? नहीं नहीं जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, क्योंकि मलेरिया तो वायरस से नहीं होता ना। क्या ख्याल है खंसा? मीजल्स या HIV एड्स वायरस से होता है ना, लेकिन अगर मैं मलेरिया को 3 मान लूं तो मलेरिया तो वायरस से नहीं होता। क्या ख्याल है? और मीजल्स भी वायरस है। What is social factor that affects the spread of malaria? कौन सा सोशल फैक्टर है जो मलेरिया के इफेक्ट को बढ़ाएगा, स्प्रेड को बढ़ाएगा? एन इंक्रीज इन ड्रग रेजिस्टेंस ऑफ मलेरिया, क्लाइमेट चेंज, डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन, माइग्रेशन ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ वॉर्स। सोशल फैक्टर से क्या मुराद होती है? जी। अच्छा, क्या होगा माइग्रेशन से? स्प्रेड कैसे बढ़ेगा? एक जगह वॉर लाइक सिचुएशन थी, वहां पर अनहाइजीनिक कंडीशन, मच्छरों की ग्रोथ ज्यादा, वहां से वो मलेरिया बाइट लेकर आएंगे और जब माइग्रेट करेंगे। इसीलिए आप देखें ट्रैवल हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। अगर आप अफ्रीकन कंट्री वगैरह में जा रहे हैं तो मलेरिया का प्रोफिलेक्सिस लेने को कहा जाता है। तो ऑल्दो के ड्रग रेजिस्टेंस भी हो जाए तब भी क्या हो जाता है? ऑल्दो के ड्रग रेजिस्टेंस भी हो जाए तब भी स्प्रेड ऑफ मलेरिया बढ़ता है नहीं बढ़ता? लेकिन ये सोशल फैक्टर नहीं है। क्लाइमेट चेंज से भी मलेरिया बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? लेकिन ये भी सोशल फैक्टर नहीं है। डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग वैक्सीन कैन आल्सो लीड टू स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ऑल्दो होती, लेकिन यहाँ सोसाइटल फैक्टर था, इसीलिए हमारा जवाब the following advice was given to a person traveling to a country, ट्रैवलिंग हिस्ट्री आ गई, वेयर देयर हैड बीन आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। क्या एडवाइस दी गई है? ये सवाल। कुक फूड वेल एंड ईट इट हॉट। क्यों कुक फूड वेल? क्यों? फूड के थ्रू क्या है? HIV फूड के थ्रू लगता है। अगेन कौन सा बैक्टीरिया है? कॉलेरा की बात हो रही है ना। पील फ्रूट एंड वेजिटेबल। पील क्यों करें? ताकि अगर उसके ऊपर ड्रिंक ओनली कूल बॉइल्ड वाटर। ये सारे किसके इंडिकेशन है? क्या HIV से बचने के इंडिकेशन है या मलेरिया से बचने के? मलेरिया में गर्म खाना खाने से क्या होगा भाई? वॉश हैंड ऑफन विद सोप। देखो यार क्लास में कितनी मैंने अच्छे से डिस्कशन की है यार। तुम लोग यार कैसे कमीने बच्चे। मेरी बरकत है ना यार। Which infectious disease would this advice help to protect against? मैंने कहा ना इस बार मैंने इन्फेक्शियस डिजीज को कुछ जरूरत से ज्यादा ही डिटेल में डिस्कस किया। इतना मैं कभी करता नहीं था। चलो, which row correctly identifies the causative organism of each disease? ये तो आसान है भाई। causative organism, हर डिजीज का causative organism कौन कौन है? कॉलेरा के लिए क्या वेरियोला होता है? ये तो दोनों गलत हो गए ना बेटा। तो विब्रियो होगा। मीजल्स के लिए मॉर्बिली वायरस, स्मॉल पैक्स के लिए वेरियोला वायरस जो पैरामिक्सो कहलाता है, एंड ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अब इस तरह के सवाल आते हैं ना बच्चे का ठीक है। हालांकि देखो कॉम्बिनेशन वाले सवाल ना स्मार्टनेस से करने होते हैं। आपको ऑब्वियस कॉम्बिनेशन भी बताऊं, सारे ना भी बताऊं, तब भी आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है। विच रो इज करेक्ट फॉर ईच डिजीज? अब कॉलेरा से शुरू करते हैं। पहले इसमें कॉज बाय बैक्टीरियम, यस और नो? सारे सबके वन देख लो। ईटिंग रॉ शेल फिश कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। हो सकता है क्योंकि पानी के अंदर होती है ना, क्वाइट पॉसिबल।
एयरबॉर्न इन्फेक्शन तो नहीं है, कैन बी कॉट बाय स्विमिंग इन कंटेमिनेटेड वाटर। तो यहां तक हमारा ए बी और डी लाइन पे है। फिर HIV कैन बी ट्रांसमिटेड इन ब्रेस्ट मिल्क, HIV मे बी कैरिड बाय अ वेक्टर। HIV का कोई वेक्टर है, कौन है? हम वेक्टर तो काउंट नहीं होते, क्योंकि वेक्टर वो होता है जो डिजीज का इफेक्ट लिए बगैर कैरी करे। हम तो उसका होस्ट है, वेक्टर थोड़ी है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली ये यहीं पर कट जाएगा। HIV का जो वेक्टर है वो हम वेक्टर नहीं है, हम उसके होस्ट हैं। ब्लड क्यों, हम तो हमारा ब्लड वेक्टर नहीं होता HIV का। आप कह रहे हैं ना वेक्टर हम वेक्टर नहीं है, हम क्या है, होस्ट हैं। कॉज बाय रेट्रोवायरस, लेकिन इसका तो हम पहला वाला गलत कर चुके हैं, तो ये गलत हो गया। मतलब जैसे ये क्रॉस हुआ, जैसे ये गलत हुआ तो काट देंगे ना उसको, ठीक है। कॉज रिडक्शन इन नंबर ऑफ टी, ये भी ठीक है। अच्छा, फिर मलेरिया में इरेडिकेशन प्रोग्राम। हाँ, HIV क्या करता है, HIV का क्या काम? टी सेल्स ही तो टारगेट करता है ना। मलेरिया में क्या है, इरेडिकेशन प्रोग्राम अनसक्सेसफुल है, यस और नो? क्या मलेरिया को इरेडिकेट कर दिया क्या हमने? तो अनसक्सेसफुल हो गया। अच्छा, कॉज बाय एनोफिलीज मॉस्किटो, करेक्ट। कॉजेटिव एजेंट इज अ यूकैरियोट, करेक्ट। हाँ, ओह सॉरी सॉरी, मैं देखा नहीं, तो ये गलत हो गया। कॉजेटिव एजेंट इज यूकैरियोट, करेक्ट। मैनी किल्स चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स। अंडर 5 इयर्स में कौन है, कौन कौन सा वायरस? पोलियो, पोलियो, पोलियो स्मॉल पॉक्स में लोग मरते हैं जल्दी, ये भी गलत हो गया। कॉज बाय वायरस, मीजल्स कॉज बाय वायरस, यस। कैन कॉज ब्लाइंडनेस, क्या मलेरिया में ब्लाइंडनेस भी, मीजल में ब्लाइंडनेस हो सकती है? याद करें, हमने जो बताया था सेंटा के थ्रू नहीं। मैंने आपको जिक्र किया था कि जब मीजल्स में इस तरह का इन्फेक्शन होता है कि रैशेस पूरे ऊपर से नीचे तक जाते हैं, दो जगह आंखों में खराब हो सकते हैं, आंखें सेंसिटिव होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी बिल्कुल सही कह रही है, मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी के दौरान भी मीजल्स में आई इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, और मेल में स्क्रोटल डैमेज से इम्पोटेंसी भी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन है ना, सुपरफिशियल। तो मीजल कैन कॉज ब्लाइंडनेस, सिम्टम्स यूजुअली इंक्लूड रैश, यस और नो इफेक्टिव वैक्सीनेशन अवेलेबल। क्या मीजल्स के अगेंस्ट कोई वैक्सीनेशन नहीं होती? MMR वैक्सीन है ना, ये गलत हो गया। अब बताएं कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक है? सही है, ए का सारा कॉम्बिनेशन ठीक हो गया ना बेटा। अब देखो कितनी दफा इस तरह का सवाल रिपीट हो गया। बैक्टीरियम प्रोडक्टिव पैथोजन मॉर्बिली वायरस कंटामिनेटेड ब्ला ब्ला ब्ला, व्हिच इज द करेक्ट पैथोजन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर मीजल्स। हमें मीजल किससे होता है? मॉर्बिली वायरस से, और कॉज क्या है? कफ एंड स्नीज। तो क्या होगा? ओ ओए ओए, ये तो उसका इम्यूनिटी का सवाल आ गया। मैं खाली इम्यूनिटी में भी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि लंबी स्टेटमेंट होती है, उसको सही ट्रांसलेट करना जरूरी है। लेट्स सी के इम्यूनिटी में क्या झंडा गाड़ा है। A West African country introduced a measles vaccination during measles epidemic, ठीक है। What is epidemic? याद करें, हमने आपको उस टर्म दिखाई थी, एपिडेमिक, एंटीडेमिक, पेंडेमिक। डिजीज इनिशियली उसका जो स्प्रेड रेट है वो बढ़ रहा हो, हायर देन एक्सपेक्टेड हो, और जाता है ज्योग्राफी और पेंडेमिक हो जाता है। भाई थ्योरी में लिखने के लिए भी आ जाता है कभी, ये ऐसे नहीं लिखवाया था। पढ़ो एक दफा, क्या 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 स्टेटमेंट लिखवाई थी? स्पोरेडिक से लिखवाया था ना, क्या था स्पोरेडिक? ओकेजनल हो तो स्पोरेडिक है। आगे endemic is when the disease occurs at an expected rate in a given geographical area at a given time period. Epidemic is when the disease occurs at a higher than expected rate in a given geographical area at a given time period. Pandemic is when the occurrence of diseases worldwide or breaks geographical barrier. It is referred as pandemic. Eradication is when बस ठीक है, एपिडेमिक पेंडेमिक, बस ठीक 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 ठीक। चलिए, लेटर इट वाज, तो अब क्या कहा उन्होंने? मीजल्स की वैक्सीनेशन को इंट्रोड्यूस किया मीजल एपिडेमिक के दौरान। एपिडेमिक का मतलब क्या हो गया? कि हायर देन स्प्रेड हो रहा है।
Later it was realized that vaccinated children were more likely to survive childhood than unvaccinated children. तो हमने क्या देखा कि वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो चाइल्डहुड सरवाइव कर पा रहे हैं than unvaccinated, even when there were no measles epidemic. अगर मीजल एपिडेमिक्स ना भी हो तो मीजल का फैलाव नहीं भी हो रहा, जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनका सर्वाइवल अच्छा, और जो वैक्सीनेटेड उनका सर्वाइवल अच्छा नहीं हो रहा, वो चाइल्डहुड पास नहीं कर पा रहे, ये वो कह रहे हैं. The vaccine had given the children some protection against other pathogenic infections. वैक्सीन ने इनको प्रोटेक्शन दे दी अगेंस्ट सम अदर पैथोजेनिक, क्योंकि आपको याद है इसके लिए वैक्सीन क्या होती है, एमएमआर. वो मीजल, मम्स और रुबेला तीनों के लिए जो है वो काम करती है. सवाल क्या है, विच स्टेटमेंट अकाउंट्स फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. यार वैक्सीन दी है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन किस चीज से मिल रही है, give children passive immunity to the B lymphocytes, the memory cell में passive immunity. देखो स्टेटमेंट में वो दरमियान गलत है. B सेल passive immunity प्रोड्यूस के लाएगा ना, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. वैक्सीन डाली है ना हमने, वैक्सीन के अगेंस्ट में अगर वो मेमोरी सेल बना लेते हैं तो ये कौन सी इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. पैसिव तो नहीं, पैसिव में तो टेम्पररी होता है ना. दूसरा, memory cells produce plasma cell which secrete anti-measles antibodies that bound antigens that closely resemble measles antigen. कह रहा है मेमोरी सेल्स हैं जो बाद में प्रोड्यूस कर देंगे प्लाज्मा सेल. मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. सेल प्लाज्मा सेल प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं है, उसने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का क्या होता है. तो तुम जो चवल नहीं बोलते जैसे पता नहीं क्या उसमें गलत निकली. आप मेमोरी सेल्स, आपको अपनी इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा. मेमोरी होते हैं ना प्लाज्मा सेल, और वो एंटी सीक्रेट करेंगे एंड मेजर दैट एनी एंटीजन. क्या किसी भी एंटीजन से बाइंड हो सकती है एंटीबॉडीज? नहीं. T lymphocytes produce memory cell which give the children natural immunity against other. T lymphocytes एंटीबॉडीज तो नहीं बनाते ना बेटा, तो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी तो वहां नहीं आ रही है आपको. तो वैसे भी जब आप वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन के अगेंस्ट कौन रिस्पॉन्ड करते हैं, बी सेल्स. तो बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो गए. अच्छा, हमें कैसे पता चला कि रिजेंबल मल्टीप्लिकेशन का प्रोटेक्शन अदर पैथोजेनिक इन्फेक्शन. तो एमएमआर में एक ही वैक्सीन क्यों काम करती है, क्योंकि मीजल, मम्स और रुबेला तीनों के जो सरफेस एंटीजन्स होते हैं वो काफी सिमिलर होते हैं. चलो ये बता दो भाई, विच डिजीज कैन नॉट बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक से कौन सी डिजीज ट्रीट नहीं होगी, कॉलेरा तो हो जाएगी, लेकिन तो क्या जवाब होगा भाई. ऐसे भी सवाल आते हैं, इसीलिए कहते हैं पेपर 1 गो थ्रू कर रहे होगे ना 40 मार्क का, तो ऐसे जो सवाल है जो एट अ ग्लैंस हो रहे हैं ये पहले करने, लेकिन ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में वो भी गलत कर दिए. तो भाई नहीं है तुम लोगों से, खासतौर पर तुमसे, जो सीधा सीधा सवाल हो. मैं थोड़ी, मेरी आंखें थोड़ी होंगी वहां की, मैं यूं करके देखूंगा आपने गलत बोल दिया. Which factor affect the distribution of disease in malaria? अब देखो पास पेपर प्रैक्टिस जब आप डिस्कशन करके कर रहे हो ना, आपस में भी करोगे तो क्या फायदा होगा, एक दिमाग एक बात पिक करेगा, दूसरा दिमाग दूसरी बात, वो डिस्कशन में आएगी. अब तुमने मलेरिया से सीख लिया ना कि क्या क्या है. अब कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन किससे बढ़ेगी भाई, अफेक्ट सॉरी बढ़ेगी नहीं. विच फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, बढ़ने का नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट कौन करेगा. ड्रेनिंग स्वैम्स, वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक्स, माइग्रेशन ऑफ पीपल ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट. जी क्या क्या इफेक्ट करने वाले हैं. अच्छा, जो ऑब्वियसली करेगा पहले वो बताओ. जो नहीं है तो ये निकल गया. 4 ऑब्वियस हो गया तो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, ये निकल गया. सही है, रूल आउट करते जा रहे हैं ना भाई. 1 2 4 1 4 5, तो 1 दोनों में, तो 1 भी ऑब्वियस है. ड्रेनिंग स्वैम्प, स्वैम्प वाटर आप ड्रेन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ेगा ना. यहाँ ये नहीं है बढ़ेगा,
अब रह गया किसमें फैसला करना, देखो इस तरह इंटेलिजेंटली आप जाते हैं, ठीक है। अब रह गया 1 भी ऑब्वियस हो गया, अब रह गया 2 and 5, वैक्सीनेशन और क्लाइमेट। तो क्लाइमेट से फर्क पड़ रहा है, व्हाई नॉट वैक्सीनेशन? कहां है मलेरिया के अगेंस्ट वैक्सीनेशन? सवाल इंक्रीज का ही नहीं भाई, ड्रेनिंग स्वार्म से भी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। व्हाट इज ड्रेनिंग स्वार्म्स? अबे तो वो कहां कह रहा है विच फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज इन मलेरिया, कि कौन से फैक्टर से मलेरिया की डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ेगा। अल्लाह के बंदे, क्या फ्रेंच में लिखा हुआ है क्या? इंक्रीज का मैंने मेंशन किया, इंक्रीज का तो सवाल ही नहीं है। इंक्रीज, जो इंक्रीज सोच रहा होगा वो तो वन सोचेगा नहीं, गधे की तरह 2 3 5 करके आ जाएगा। सवाल में कहां लिखा हुआ है कि इंक्रीज? सवाल में लिखा हुआ है किससे इफेक्ट होगा। स्वयं डिक्रीज करेंगे, ड्रेन करेंगे तो उससे इफेक्ट होगा ना, कम हो जाएगा ना भाई। वैक्सीनेशन तो मलेरिया में है ही नहीं आ रही बात समझ में? बोलो हंसा। इस्लाम कहाँ है भाई आप? क्या क्या बात, ये भाई पॉसिबल चल रहा है, क्या ही भेजेंगे? क्या करोगे यार, छोड़ो। क्या कहाँ थे सर्टिफिकेट को? कंसर्ट में? क्या बात, पीटीएम में फिर कोई नहीं आया तुम्हारे घर से? पीटीएम में फिर कोई नहीं आया तुम्हारे घर से? ओह, कितना चिल एटीट्यूड है फैमिली का। अब जब रिजल्ट आएगा ना, अब्बा को बोलना अब्बा आप पहले चिल थे, अभी चिल रहा हो, कोई टेंशन की बात नहीं। अभी कहाँ जाना है सुबह सुबह? मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर और एजेंसी सारी आप पर ही लड़ाई कर रही है पाकिस्तान की चलाने की। अब जाए, अब जाने तो कंसर्न बच्चा है सर, लेक्चर भेज दिएगा सब, तो वो जाते ही करना है सर, वरना मेरा मिस हो जाएगा सर। फिर मोबाइल निकाल लिया क्या हो गया? ये तो भाई हम खुश नसीब है कि सर आ गई है ये, क्योंकि इनको हमसे डर नहीं है कि चलो आ जाएंगी सर, खुश हो जाएंगे, 2 4 बातें हो जाएंगी। कहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में बैठेंगी ये? इनको तो पता है मिसासिया ने बैल तो रगड़ देना है इसका। आज तो है ही नहीं मिसासिया का। चलो, which statement about infectious disease are correct? बताओ बेटा कौन सा? Which statement are correct? बेटा सवाल पढ़ना बहुत जरूरी होता है जानिए साहब। Cholera is a vaccine available and is caused by bacterial pathogen of the Vibrio group. Cholera has a vaccine available. Do we have a vaccine against cholera? But it's not Vibrio group. It is Vibrio group. It is Vibrio cholera. It is Vibrio. But do we have vaccine against cholera? No. We don't have vaccine against cholera. Why? Because cholera lives in the intestine, intestinal lumen. और intestinal lumen में वैक्सीन कैसे पहुंचेगी? आप वैक्सीन इंजेक्ट करते हो, ब्लड में जाती है, ब्लड, वैक्सीन का मकसद होता है क्या? ब्लड में ट्रिगर करना ना इम्यून सिस्टम को। तो इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा, एंटीबॉडीज ट्रिगर होगी ब्लड में, बैक्टीरिया मौजूद है ल्यूमन में। तो क्या डू वी हैव वैक्सीन अगेंस्ट कॉलेरा? बोलो बेटा नो। मीजल्स हैज अ वैक्सीन अवेलेबल, यस और नो? मीजल्स हैज अ वैक्सीन अवेलेबल, कौन सी? क्या ठक ठक जवाब दिया करो। एमएमआर वैक्सीन एंड इज कॉल्ड बाय पैथोजन कॉल्ड मोरबिली वायरस, यस और नो? अच्छा जी, स्मॉल पॉक्स वाज इरेडिकेटेड by vaccination and was caused by bacteria variola. Variola ही तो होता है। It is variola. तुम्हें ना खुदी चपेट करानी चाहिए हर बार। नो तो ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं इसके खानदान का वायरस को ज्यादा पता है। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस, अभी पीछे भी आया था भाई, and it has been eradicated as well. Smallpox has been eradicated. उसके रीजन नहीं पड़े, इम्यूनिटी में भी पड़ा, ये भी पड़ा, फिर भी चवले मार दी। चलो, a vaccine is available against most common strains of influenza virus. The virus that cause influenza often undergoes, क्या मतलब है म्यूटेशन का? चेंज इन दी जेनेटिक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। इन द जीन कोडिंग फॉर इट्स एंटीजेनिक प्रोटीन, यानी इसका मतलब उसने बता दिया
है कॉमन स्ट्रेन्स के अगेंस्ट, लेकिन द वायरस कैन ऑफन अंडरगोज म्यूटेशन। अब सवाल क्या है, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई वैक्सीनेटेड पीपल आर नॉट इम्यून टू अ म्यूटेटेड इन्फ्लुएंजा वायरस। जो वैक्सीनेटेड पीपल हैं वो म्यूटेटेड स्ट्रेन के अगेंस्ट इम्यून क्यों नहीं होंगे? The reason क्या है? They will not have a primary immune response to the mutated antigen. They will not have a secondary immune response to the mutated antigen. Their memory cells do not recognize the mutated antigen. थ्री होगा, अगर थ्री होगा तो फिर 1 and 3, 2 and 3 दोनों देखना। Which statement explains why vaccinated people are not immune to a mutated influenza virus? Mutated strain आ गया, सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं हो। चलो इसका आंसर चेक भी कर लेते हैं। मैं खाली शायद सही कह रहा हूँ, 2 and 3 होना चाहिए। लेट्स सी कोई सरप्राइज ना मिल जाए। 94 सवाल कर लिया। 94D, that is the benefit of having discussion ना। आ गया, क्या बात है, अच्छा क्या बात। ठीक है, दी आइडिया अगेन वाज कि भाई सेकेंडरी प्राइमरी इम्यून रिस्पांस तो हो चुका है वैक्सीन लगाने के बाद, तो जब म्यूटेट हो जाएगा तो इस म्यूटेटेड एंटीजन के अगेंस्ट सेकेंडरी रिस्पांस नहीं हो पाएगा, एंड दैट इज हो रहा क्योंकि मेमोरी सेल्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। Which disease caused by a eukaryote? जी खंसा, which disease is caused by a eukaryote? Malaria. जी, are you serious? Are you taking time for this? Malaria. Cholera is a bacterial disease. It's a viral disease. It's a viral disease. अब मलेरिया इतनी देर से पढ़ो, प्रोटोक्टिस्ट है और इतना जवाब देने में वो जवाब दे फिर भी इतना कंफ्यूज। Why? मैंने सही बताया वो। मतलब इसमें क्या था? मीजल, स्मॉल पॉक्स और ये पता है वायरस है, यूकैरियोट प्रोटोक्टिस्ट है ना वो। Which list contains only infectious disease? कौन सी लिस्ट में सिर्फ infectious disease है? क्या लंग कैंसर infectious disease से होता है? कॉलेरा, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, सिकल सेल एनीमिया क्या infectious disease से होता है? नहीं। HIV, एड्स, मलेरिया, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस। क्या है ये, क्या है यार, व्हाट इज दिस शिट? लेकिन हमारी हरबा से नहीं हो रहा है। क्या चमले मारते हो यार, क्या करोगे? पता है मुझे थोड़ा थोड़ा अपना एक टीचर को अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे है कि तुम मंड मारो, ये कॉन्फिडेंस कैसा कॉन्फिडेंस है? आई डोंट वांट यू टू गेट डीमोटिवेटेड, क्योंकि जब आप बहुत मेहनत करते हो और फिर चवल मार के आ जाते हो और फिर रिजल्ट एज पर योर एक्सपेक्टेशन नहीं आता, यू स्टार्ट फीलिंग शैटर्ड। तुम क्या इमोशन दिखा रही हो? तुमने अभी तो जागना शुरू किया है। अभी तो मैं आज मेरे ख्याल पहली क्लासेस पूरे सेशन की जिसमें इसने मोबाइल को सबसे कम छुआ है। नहीं क्यों? आपकी क्लास में मोबाइल को आपकी क्लास में मोबाइल को जानती भी नहीं, मोबाइल होता क्या है? आज पहली क्लास है जिसमें तुमने कोई वो जो बेबी डॉल वाली कोई चवल नहीं मारी है, यू नो वाली। इट्स गुड। सम एंटीबायोटिक्स, चलो भाई एंटीबायोटिक का सवाल आ गया। सम एंटीबायोटिक्स वर्क बाय बाइंडिंग टू राइबोसोम। एंटीबायोटिक के मैकेनिज्म में जाओ 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 जाओ। वो तो पेनिसिलिन का था ना गधों, क्या कर रहे हो? जाओ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कैन एक्ट इन मल्टीपल वेज एंड पेनिसिलिन वाज द एंटीबायोटिक व्हिच एक्ट ऑन सेल वॉल। क्या कर रहे हो यार, तुम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या कर रहे हो? जाके देखो ना, रिवीजन ही नहीं करते हो। इसलिए मैं कहता हूँ रिवीजन गिव्स यू ग्रेड। रिवीजन करते नहीं हो, पीछे का भी नहीं करके बायोलॉजी, मुझे तो डर लग रहा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी ना भूल गए हो। हफ्ते में 2 दिन रिवीजन करना है, रिवीजन नहीं करोगे तो मौत वाकई हो जाएगी। ये चमड़े मार रहे। एंटीबायोटिक के काम करने के तो 5 तरीके लिखवाए थे ना, पेनिसिलिन में से एक तरीके से काम करते हैं।
जिसमें आप लिखा था डीएनए रेप्लिकेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ब्ला ब्ला, व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया सेल बट डू नॉट किल मोस्ट ह्यूमन सेल्स। अच्छा यार, सेल तुम पढ़ चुके हो, मुझे उम्मीद है कि तुम जहां चवल नहीं मारोगे। कह रहा है कि किस एंटीबायोटिक किससे बाइंड हो रही है? राइबोसोम से। हमारे पास भी राइबोसोम होते हैं, बैक्टीरिया के पास भी राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सही है। तो अब वो कह रहा है कि व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई दीस एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया सेल्स, कि ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया सेल को तो मार देते हैं बट डू नॉट किल मोस्ट ह्यूमन सेल्स, ज्यादातर ह्यूमन सेल्स को नहीं मारते। Messenger RNA in bacteria is formed in the cytoplasm from naked DNA. The antibiotics cannot pass through human cell membrane. The codes used for amino acid in bacteria are different from those used by humans, and the ribosomes of bacteria have different structure from the structure of those of humans. What is why the antibiotic is acting on ribosome of bacteria and not us? Because the ribosomes are different. They have 70s ribosomes. We have 80s ribosomes. What does this tell us? That पढ़ा है ना आपने? That ribosomes are different structures. ऐसे तमाम ऑप्शन जो कि आपको पता है उसको कि कंफ्यूजिंग, आप नोटिस करो कंफ्यूजिंग सवालों में सही ऑप्शन वो सी या डी लगता है, ताकि बच्चा कहीं ऊपर अरबा जैसा हो तो ऊपर ही फंस जाए। आपको क्या ही पता, आपको पता है कोड फॉर दी अमाइनो एसिड बैक्टीरिया में डिफरेंट होते हैं। हु जो बताया मैंने वो तो तुम्हें याद नहीं। हाँ बताइए बताइए। कोड का मतलब तो पढ़ा नहीं है अभी तुमने, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा नहीं है, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा नहीं है, तुम्हें क्या पता है? जो ऑब्वियस है वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। भाई उसके राइबोसोम पे एक्ट कर रहे हैं, हमारे राइबोसोम पे नहीं कर रहे, तो राइबोसोम का मसला होगा ना, कोड का मसला कहां से होगा? कोड तो डीएनए बना रहा है। Why do people with HIV/AIDS have a higher occurrence of malaria than people with सिंपल है, HIV/AIDS वालों में मलेरिया ज्यादा क्यों होगा? बताओ, वैसे ही बताओ, छोड़ो ऑप्शन। HIV और एड्स वाले पेशेंट में मलेरिया क्यों ज्यादा होगा? सिंपल है, उनका इम्यून सिस्टम वीक है। सिर्फ मलेरिया नहीं, हर तरह की डिजीज क्या होगी? तो एनी स्टेटमेंट, अब देखो रेफरेंस आ गया ना, अब ऑप्शन पढ़ोगे तो मेक सेंस। HIV and AIDS and malaria are both diseases where pathogen travels in blood. दोनों में पैथोजन ब्लड में ट्रेवल करता है। ये बात ठीक तो है, लेकिन क्या इसकी वजह से HIV और मलेरिया सेम हो जाएंगे? हाँ भाई, नो। HIV एंड मलेरिया आर बोथ ट्रांसमिटेड इन ब्लड। दूसरी बात भी वही कह रहा है। HIV/AIDS infects T lymphocytes which are used by malarial pathogen. HIV/AIDS suppresses the immune response to the malarial pathogen. तो once you know that, only then, जब कंसेप्ट ठीक होगा, मैं क्यों कहता हूँ तो बच्चे भाई कंसेप्ट ठीक नहीं है इसलिए नहीं हो रहा आपसे, वरना कंसेप्ट ठीक है तो पेपर 2 के लिए टॉपिकल की मार्किंग स्कीम पढ़ो, 2 दिन के बाद पास करो। पेपर 1 तो होगा क्यों नहीं होगा? HIV इन्फेक्ट T lymphocytes, वो तो ठीक है, लेकिन विच आर यूज्ड बाय द मलेरिया पैथोजन T lymphocytes को इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करता है? रेड ब्लड सेल्स को। जो ऑप्शन सी है उसमें पहला हिस्सा तो ठीक है कि HIV इन्फेक्ट्स T lymphocytes, लेकिन वो आगे लिखा है विच आर यूज्ड बाय द मलेरिया पैथोजन। क्या मलेरिया पैथोजन T lymphocyte यूज करता है? मलेरिया पैथोजन किसको डैमेज करता है? रेड ब्लड सेल को, एनीमिया। Yeah. Which rose identifies both type of pathogen that causes cholera and the way in which cholera is transferred? कितने सवाल हैं कॉलेरा के? इतने सारे। मैं इसलिए कहता हूँ अगर तुम लोग ये शीट्स पूरी पूरी सॉल्व कर जाओ, 95% चांस है कि 40 में से 25-30 सवाल तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की रिपीटेशन होगी। खुदा के बंदे एक आना कंफर्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, जलील करके रखा, काम ही नहीं कर पा रहे भाई, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। टाइप ऑफ पैथोजन कौन है भाई कॉलेरा में? बैक्टीरिया। क्या? और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स है क्या? Which statement about non-infectious disease may be correct? It can result from a mutation. Yes. It can be transmitted by vector. No. It can be transmitted from mother to child. Yes. कोई एग्जांपल दो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की जो बच्चों से मदर से बच्चों में आए। किसी और को बोले। टीबी नॉन इन्फेक्शियस है। टीबी नॉन इन्फेक्शियस है। मदर से तो बच्चे में चला जा सकता है। मैं पूछा नॉन इन्फेक्शियस के एग्जांपल दो जो मदर से बच्चों में आए।
नॉन इन्फेक्शियस और कैंसर नहीं है, जेनेटिकली नहीं हो सकता। तो था, मैं भूल रही। कैंसर इनहेरिट नहीं होता है। एक वो था जिसकी स्मोकर मदर होती है, फिर कार्बन। ये थोड़ी कैंसर इनहेरिट का मतलब अब्बा हुआ तो बच्चे को भी हो जाएगा क्या? यानी जिसके घर में इसका मतलब हुआ कि जिसकी अम्मी अब्बू को कैंसर, जिसकी अम्मा को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, सारे बच्चे ब्रेस्ट कैंसर से बनेंगे। किसी को लंग कैंसर है हाँ और उसके बाद बच्चा होता है, हाँ हाँ। हाई चांस ऑफ हैविंग कैंसर बनेगा। नहीं, देखो रिस्क फैक्टर होना अलग है। वो तो डायबिटीज में भी होता है, डायबिटीज फैमिली में चल रहा है आपका, तो डायबिटीज जेनेटिक थोड़ी हो जाता है उससे। भाई जितनी भी आपकी सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया है, उसमें माइनर माइनर ट्रेट होते हैं, बच्चे के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। तो बहरहाल देयर आर लॉट ऑफ डिजीज जो के नॉन इन्फेक्शियस हैं। तो वन कौन कौन से ठीक हो गए बेटा? कौन से एग्जांपल्स में नहीं आ रहा? सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है। भाई अगर माँ को सिकल सिकल सेल ट्रेट है तो बच्चे में भी आएगा। जेनेटिक होता है ना मेरे बच्चे। फिर तो कैंसर भी जेनेटिक है। कैंसर आपकी इंडिविजुअल बॉडी में म्यूटेशन की वजह से आपके सोमेटिक सेल्स में होता है। छोड़ दो, नहीं है, बस मान लो, भरोसा रखो। Which pathogens are spread by droplet infections? हाँ भाई, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस और व्हाट अबाउट वाइबी कॉलेरा? नो नो। तो क्या आ गया? वन है कॉलेरा वायरस। ये देखो 50 सवाल होने वाले हैं कॉलेरा। The antibiotic penicillin, अब देखो फिर पेनिसिलिन आ गया। पेनिसिलिन किस पे एक्ट करती है? सेल वॉल पर। The antibiotic penicillin prevents the formation of cross links between peptidoglycan during bacterial cell wall synthesis by blocking the enzyme transcriptase। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन बुक में नहीं है, लेकिन अब एक पास पेपर बच्चा अच्छे से कर रहे हैं ना, उसने यहाँ से, हमने तो लिखा सेल वॉल सिंथेसिस में क्रॉस लिंक्स रोकती है, उसने पास पेपर से और इन्फॉर्मेशन उठा ली कि क्रॉस लिंक रोकती है पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से। उनके दरमियान जो है वो इसको ब्लॉक करती है, एंजाइम ट्रांसपेप्टिडेज को। अब ये इससे क्या हुआ? आपके आंसर की अथॉरिटी ऊपर जाएगी। कहता है व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ पेनिसिलिन ऑन बैक्टीरिया? कौन सी स्टेटमेंट पेनिसिलिन के एक्शन को एक्सप्लेन करती है? इट इज एन एंजाइम इनहिबिटर, यस और नो? इट इज एन एंजाइम इनहिबिटर, यस और नो? अब डर डर के कह रही है ना? इट वीकन्स द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड इट विल वर्क एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। क्या किसी भी स्टेज में काम करेगी है? ये तो मैंने क्लास में लिखवाया है ना भाई। सेल वॉल पर कब काम होता है? जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है। अगर ग्रो नहीं कर रहा तो सेल वॉल को उसको क्रॉस लिंक तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। वी हैव मेंशन्ड इट, अभी इसने रीड भी किया था ना, एंटीबायोटिक में हमने लिखवाया था कि पेनिसिलिन ओनली एक्ट्स ऑन ग्रोइंग बैक्टीरिया, नॉट एट एनी स्टेज। क्या ख्याल है? लो इंटरनेट रुक गया लग रहा है, लैग हो गया। आ गया आ गया, चलो। A scientist investigated the effect of antibiotic on treatment of cholera. ठीक है, effect of antibiotic on treatment of cholera. 320 people suffering with cholera were split into two groups. 320 people को जो कॉलेरा से सफर कर रहे थे, दो ग्रुप में डिवाइड किया। One group was treated with antibiotic while the other group was not treated. ऐसे तो इस तरह के सवाल है, आसान भी हो। मेरी रिकमेंडेशन है कि पास पे करते हुए जब एग्जाम कर रहे हो, एग्जाम में इन सवालों को छोड़ दें। They take a lot of time in reading and understanding. So you have to make sure कि जो simple and easy questions हैं वो आप कर लें पहले। तो क्या है? 320 people suffering with cholera were split into two groups. यानी 320 के 320 कॉलेरा वाले हैं, उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया। One group was treated with an antibiotic while the other group was not given antibiotic. Both groups were given fluids containing sugars and mineral salts. यानी दोनों को ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी गई ताकि डायरिया से मर न जाए, लेकिन एंटीबायोटिक एक को दी गई और एक को नहीं दी गई।
The scientists recorded the number of days that each person suffered from diarrhea. Number of days जिसने डायरिया था वो सफर करा वो रिकॉर्ड किया. The table shows the result. एंटीबायोटिक और ओरल रिएक्टिव थेरेपी जिनको दी गई उनमें मीन टाइम परसेंट डायरिया 3.2%, 3.2 डेज रहा. यानी 3.2 दिनों में डायरिया खत्म हो गया इसका. और ओरल रिएक्टिव थेरेपी जिसमें सिर्फ ओरल रिएक्टिव थेरेपी दी, एंटीबायोटिक नहीं दी, उसमें भी खत्म हुआ लेकिन 5 दिन के बाद. ठीक है. What is the percentage decrease in the mean time that a person suffered from diarrhea when they were treated with antibiotic? एंटीबायोटिक करो भाई, मैथ का फुकरान करो, परसेंटेज डिक्रीज आएगा. कैसे करोगे? 5.3 माइनस 3.2 डिवाइड बाय 39.6 आंसर आ गया हमें, लेकिन डिक्रीज निकालना है तो हम पहले 3.2 माइनस में आंसर आ जाएगा. नेगेटिव आंसर आ रहा है. क्या आ रहा है? दूसरे तरीके से करेंगे तो आंसर डिवाइडेड बाय 2 का ऐड करके ना. तुम ऐसे करो, नहीं ऐड करके नहीं करो, दोनों से आंसर निकालो. 3.2 माइनस 5.3 डिवाइड बाय 3.2 और 5.3 डिवाइड बाय 3.2 माइनस 3.2 39. और उससे क्या आ रहा है? 5.3 67 67. करो दोबारा. 5.3 डिवाइड, हाँ सही कह रहे हो. 5.3 माइनस 3.2 डिवाइड बाय 3.2 करके 67 आ रहा है. हाँ तो डिग्रीज में सही है. तो 3.2 माइनस 5.3 अपॉन 5.3 डिग्रीज की वजह से. क्या आंसर बना इसमें? 39.6%. हां क्योंकि मैं डिक्रीज होगा ना. हां सही है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना. क्या किया? जब इंक्रीज निकाला था तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू को माइनस किया था. अब डिक्रीज निकाल रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय फाइनल वैल्यू. ठीक है. अब दो दफा आ गया सवाल. व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स के लिए कौन सा वायरस होगा बेटा? मॉर्बिडी होगा, वेरियोला होगा, वेरियोला. और पानी से होगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होगा. जैसे चिकन पॉक्स होता है वैसे ही स्मॉल पॉक्स होता है. ठीक है. चिकन पॉक्स देखा था हमने, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है. ओके. Which factors contribute to the outbreak of measles? अब कॉलेरा का आउटब्रेक नहीं हो रहा. मीजल्स किस तरह फैलता है? कॉफ, स्नीज, एयरबोर्न, है ना. तो अब कहता है which factors contribute to outbreaks of measles after natural disaster? नेचुरल डिजास्टर के बाद जो है वो मीजल्स का आउटब्रेक हो गया. क्यों? कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद अनट्रीटेड सीवेज. ये नेचुरल डिजास्टर के बाद होगा तो, लेकिन इससे मीजल्स नहीं फैलेगा. लैक ऑफ इफेक्टिव वैक्सीनेशन कवरेज इन द पॉपुलेशन बिफोर द डिजास्टर. पीपल लिविंग इन ओवरक्राउडेड कंडीशन. यस और नो? तो 3 तो लाजमी होगा, 1 है नहीं, तो फिर क्या आंसर आ जाएगा? 2 कैसे हो गया? लैक ऑफ इफेक्टिव वैक्सीनेशन कवरेज इन द पॉपुलेशन बिफोर द डिजास्टर. पीपल वर नॉट वैक्सीनेटेड प्रॉपर्ली एंड देयरफॉर उनमें से मैक्सिमम लोगों में इम्यून ट्रिगर नहीं था. मोर ओवर पीपल लिविंग इन ओवरक्राउडेड कंडीशन, तो टीबी हो या मीजल्स हो फैल जाता है. व्हाट इज द करेक्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस? ए. क्या कह रहे हो? अबे भाई क्या हो गया? Some antibiotics are used in animal feed to reduce disease. Some antibiotics, याद है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लिखवाने में मैंने ये बताया था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को अगर कम करना है तो एनिमल के अंदर एंटीबायोटिक अलग यूज की जाए और ह्यूमंस के अंदर अलग यूज की जाए. Some antibiotics are used in animal feed to reduce diseases. What explain why these antibiotics should not be used in the treatment of human disease? आ गया ना सवाल. एक बात, वो एंटीबायोटिक जो एनिमल फीड में यूज हो रही है डिजीज को कम करने के लिए, कह रहा है ह्यूमन में यूज नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि आप अगर एक ही एंटीबायोटिक से एनिमल वाला बैक्टीरिया ट्रीट कर रहे हैं और वही बैक्टीरिया ह्यूमन में आके सेम डिजीज कॉज कर रहा है, उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया को जब आप ज्यादा एक्सपोजर देंगे तो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप करने के चांस ज्यादा होगा. देखो लिखा हुआ है, अब ये पॉइंट लिखा हुआ. बड़े बेशर्म हो यार. देखो जो एंटीबायोटिक, देखो जो लास्ट पॉइंट्स लिखे मैंने. Inhibit enzyme action, interfere with protein. अबे कॉन्सिक्वेंस आखिरी एंटीबायोटिक का आखिरी डिस्कशन देखो बिल्कुल. Limitations effective only against actively growing bacteria. या अल्लाह, क्या मैकेनिज्म आगे नहीं पढ़ा है मैंने? क्या
लिखा है नहीं था क्या? चलो ये फायदा है ना, अभी झुटला नहीं सकते, जाके चेक करते हैं कि मैं लिखा भी था कि नहीं लिखा। नहीं ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंटीबायोटिक के नोट्स भेजे थे ना मैंने। आपने सिर्फ मलेरिया और HIV क्या कह रही हो? मलेरिया उसके अंदर और मीजल्स के भी नहीं। ये रे यार, ये है ना, एक सारी तो भेजे सबको। ये देखो, ये था, ये मलेरिया है, ये आपके नोट्स हैं? ये मलेरिया है, एड्स आ गया। Consequences of antibiotic resistance, how bacteria become anti steps that can be। मैं एंटीबायोटिक का पूछ रहा हूँ तो कर रही हो, और क्या लिखा हुआ है? डोंट यूज द सेम एंटीबायोटिक्स फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। पॉइंट नंबर 7। तुमने नोट्स पूरे नहीं किए, वही मैं कहूँ क्लास में तो डिस्कशन मैंने की है लंबी चौड़ी, और आप तो सर आप बिजी आदमी हैं सर, आप गेमिंग स्टेशन में होते हैं सर। ये क्या होता है? हाँ भाई, तो क्या हमने कहा बताओ, कहाँ गया सवाल है? हाँ, ह्यूमन, बताओ क्यों नहीं एंटीबायोटिक्स यूज करना है? क्योंकि अगर आप कौन सा है? ह्यूमन सेल्स में स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू दीज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को ह्यूमन सेल रिस्पॉन्ड करता है, बैक्टीरियल सेल करेगा ना। ह्यूमन में भी एलर्जिक टू दीज एंटीबायोटिक्स, ह्यूमन में गॉट एलर्जिक। पैथोजेनिक बैक्टीरिया में डेवलप, बेटा जब कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना। लेकिन ज्यादा बच्चे पता है मुझे, अरबा भी पहले दफा पूछना ना, अरबा कहती हाँ ह्यूमन सेल में स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू दैट। क्या एंटीबायोटिक को ह्यूमन सेल रिस्पॉन्ड करते हैं? अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ कौन बता पाता है। एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल राइबोसोम पे एक्ट कर सकती है नहीं कर सकती? एंटीबायोटिक बैक्टीरियल राइबोसोम पे एक्ट कर सकती है नहीं कर सकती? कर सकती है। अभी तो आया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में राइबोसोम। ऐसी एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल राइबोसोम पे इफेक्ट करेगी वो हमारे भी सेल्स को इफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी बैक्टीरियल राइबोसोम होता है। व्हाट इज करेक्ट फॉर मीजल्स? रैश होता है मीजल में, ट्रांसमिशन भी एयरबोर्न होती है, और क्या आएगा? सी क्यों आएगा? क्या आएगा? चलो, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड बट मलेरिया एंड कॉलेरा हैव नॉट। इरेडिकेशन पे तो मैं 2 दफा इम्यूनिटी में भी बात कर चुका हूं। व्हिच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स दिस? कॉलेरा पैथोजन इन द इंटेस्टाइन आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एंटीबायोटिक्स। कॉलेरा इंटेस्टाइन में एंटीबायोटिक से डिस्ट्रॉय होता है या नहीं? कैसे ट्रीट करते हैं कॉलेरा को? एंटीबायोटिक से ही तो करते हैं। जब एंटीबायोटिक से करते हैं तो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, इसका मतलब है कॉलेरा डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, तो स्टेटमेंट गलत हो गई ना बेटा। प्लाज्मोडियम एंटीजेंस चेंज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ये तो ठीक है। प्लाज्मोडियम की हमने क्या पढ़ा था? मल्टीपल लाइफ साइकिल में अलग अलग, ठीक है। वो मीरोजोइड याद करो, स्पोरोजोइड, मीरोजोइड, ट्रोफोजोइड, स्मॉल बेटा रिवीजन नहीं हो रहा है। स्मॉल पॉक्स एंटीजेंस रिमेन स्टेबल। क्या हमने लिखा था? हाउ सक्सेसफुली स्मॉल पॉक्स वर इरेडिकेटेड, तो हमने लिखा था स्मॉल पॉक्स के एंटीजेंस म्यूटेट नहीं हुए, तो दैट्स करेक्ट। वैक्सीन ओनली वर्क्स अगेंस्ट वायरसेस, क्या वैक्सीन सिर्फ वायरसेस के अगेंस्ट काम करती है? टीबी की तो वैक्सीन होती है ना, तो इसका मतलब कौन से ऑप्शन ठीक हो गए? 2 एंड भाई ये तो ऑप्शन ही नहीं है। 2 3 तो है ना, तो 4, अच्छा नहीं सॉरी ये ठीक है ना। नहीं रुक जाओ 2 3 ठीक हो गए। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बच गए? या तो 1 2 3 है, या तो 1 2 3 है, या 2 3 4 है। तो 1 और 4 को दोबारा रिलोकेट कर लेते हैं। कॉलेरा पैथोजेंस इन द इंटेस्टाइन, सवाल क्या था? स्मॉल पॉक्स एंटीबायोटिक बट मलेरिया एंड कॉलेरा हैव नॉट। व्हिच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स दिस? क्या
एंटीबायोटिक है ना, वैक्सीन में सवाल है ना यार, हम भी ज्यादा चौड़े हो गए ना बेटा। इसका आंसर मैं देख भी लेता हूँ कि कॉलेरा वैक्सीन तो नहीं पहुंच पाती, एंटीबायोटिक तो पहुंचती है ना दैट। ठीक है, इसमें क्या था, नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एंटीबायोटिक। देखते हैं क्या था 79। अच्छे खासे सवाल कर लिए भाई, गुड गुड हो गया, गुड हो गया। 79 ए, 1 2 3 4 नहीं है। वैक्सीन ओनली अगेंस्ट वायरस, वर्क अगेंस्ट वायरस, ये तो ऑब्वियसली गलत है। कोरोना वायरस की वैक्सीन और बैक्टीरिया टीबी में होती है ना बीसीजी वैक्सीन, बाजू पे निशान लेके घूम तो रही हो। या तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो बेटा, नहीं कर रहे हो। विच डिजीज कॉल्ड बाय बैक्टीरियम एंड कैन बी स्प्रेड बाय एयरबोर्न डिजीज, एयरबोर्न ड्रॉपलेट। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन, टीबी है इसमें, बिल्कुल है। चलो, what could cause an outbreak of malaria in country after it had been eliminated? एक बार एलिमिनेट हो गया मलेरिया, फिर किस चीज से आउटब्रेक हो सकता है? Mosquitoes become resistant to insecticide, for migration of people population due to war, malarial parasite become resistant to quinine। अच्छा सवाल है, जो ऑब्वियस है वो बता दो। एक जगह से मलेरिया एलिमिनेट हो चुका था, मलेरिया एलिमिनेट हो चुका था। अब जब मलेरिया एलिमिनेट हो चुका है उस जगह से, यानी प्लाज्मोडियम खत्म हो गया वहां से, तो अब वापस आउटब्रेक कैसे हो सकता है? तो एक तो टू तो ऑब्वियस है, प्लाज्मोडियम ले आएंगे। अब टू के साथ किसको सिलेक्ट करोगे? मस्कीटो बिकम रेजिस्टेंट टू इंसेक्टिसाइड या मलेरियल पैरासाइट बिकम रेजिस्टेंट टू क्यूनिन? वन करेक्ट होगा। वाई? मॉस्किटो से तो मलेरिया फैलता है, तो अगर वो रेजिस्टेंस होता है उससे तो What about malarial parasite become resistant to quinine? मलेरिया पैरासाइट, अबे मलेरियल पैरासाइट गधे, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को किससे ट्रीट करते हैं हम? क्यूनिन से ट्रीट करते हो ना। तो अगर मलेरियल पैरासाइट जो है वो क्यूनिन से रेजिस्टेंट हो गया है, तो आप मलेरिया को ठीक कर पाओगे? मच्छर तो जनरल हो गया ना बेटा, मच्छर तो, मस्कीटो बिकम रेजिस्टेंट टू इंसेक्टिसाइड, मच्छर नहीं मर रहे। अब जाहिर है कि अब मच्छर अगर नहीं मर रहे हैं, देखिए सवाल क्या था, व्हाट कुड कॉज एन आउटब्रेक ऑफ मलेरिया इन द कंट्री आफ्टर इट हैड बीन एलिमिनेटेड? तो जो माइग्रेशन ऑफ पीपल है, दैट इज समथिंग वेरी ऑब्वियस। मलेरियल पैरासाइट बिकम रेजिस्टेंट टू क्यूनिन। ठीक है, अगर मलेरियल पैरासाइट रेजिस्टेंट हो गया तो मलेरिया, मलेरिया 1 2 3 है ना, होना चाहिए, देख लेते हैं क्या था ये। 70 कौन सा था ये? 77 था। हाँ 1 2 3। देखो इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों निपटाए हैं। अब उसके बाद चवले नहीं मार सकते आप। 1 2 3 है, ठीक है। ये मस्कीटो नहीं मर रहे, मलेरिया का पैरासाइट नहीं मर रहा, और माइग्रेशन भी हो गई, इसलिए जो है वो लोग आ गए। बस एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। द ग्लोबल मोर्टेलिटी, ओ ये अच्छा सवाल आ गया। द ग्लोबल मोर्टेलिटी फिगर्स, ठीक है। एचआईवी में क्या हुआ है? 2.8 मिलियन लोग मरे हैं। परसेंटेज ऑफ ऑल डेथ्स 4.4 है इसमें। टीबी में 1.6 मिलियन लोग मरे, मलेरिया में 1.3 मरे, मीजल्स में 0.6 मरे। और ये टोटल परसेंटेज है। टोटल परसेंटेज मतलब अगर सबको मिलाकर इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? हाउ मेनी पीपल ऑफ हाउ मेनी मिलियन पीपल डाइड इन 2002 फ्रॉम द बैक्टीरियल डिजीज इन द टेबल? बैक्टीरियल डिजीज कौन है? सिर्फ टीबी है। हाउ मेनी मिलियन ऑफ पीपल? 1.6 बड़ा ही मुश्किल सवाल था यार। मुझे लगा था सवाल होगा कि हाउ मेनी वायरल। अगर वायरल होता फिर भी इंटरेस्टिंग होता ना। वायरल में क्या करते फिर आप?
ऐड अप कर देते ना बेटा, आप ऐड कर देते, यस और नो? मुझे क्या पता सब, हाँ ऐसा हो सकता है, मिलियन की जगह वो परसेंटेज ऑफ डेथ, ऑल डेथ डाले, ठीक है। तो इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर आर डन। अब आपको प्रिवेंशनली कल आने